अब मैं अगले वक्ता के रूप में अपने विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की विशिष्ट अतिथि हैं कार्यक्रम के प्रोफेसर सत्या सिंह मैम, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं। मैम वर्तमान में इस समय हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ साइंस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हैं। मैम का जो अध्यापन अनुभव है वो 32 वर्षों का है। मैम ने बीटेक एमटेक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से किया है। मैम ने अपनी पीएचडी पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से कंप्लीट की है। मैम का स्पेशलाइजेशन जो है एआई नेटवर्किंग है। इसके साथ ही मैम तमाम प्रशासनिक और एकेडमिक पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। जैसे मैम एक्स फाइनेंस ऑफिसर एंड एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रह चुकी हैं। साथ ही चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज आरडीसी ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट मेंबर इन बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड आरडीसी एट वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैम की छवि काफी स्ट्रिक्ट और ईमानदार की है, नियम से काम करने वाले की है और हम मैम को अपने बीच में पा करके विशिष्ट वक्ता के रूप में काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मातृ संस्था है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। मैंने वहीं से पढ़ाई किया है, तो वहां से जब कोई वक्ता आता है तो हमें अंदर से काफी खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और मैंने भी 3 वर्षों तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एनटीपीसी परिसर में अध्यापन कार्य किया है, तो मुझे भी एक गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी एक महान संस्था में अध्यापन कार्य किए हैं। तो मैम आपका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं आप मैम आए और अपने विचारों से नई शिक्षा नीति पर हम सभी को अवगत कराएं। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि एक सामयिक विषय पर आपने यह कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम के संरक्षक डायरेक्टर प्रोफेसर वंदना सिन्हा, जो हमारी मुख्य वक्ता थी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अपर्णा मिश्रा, प्रिंसिपल डॉक्टर लालता सिंह पीजी कॉलेज, डॉक्टर सुधा पांडे जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आयोजन सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं समस्त सम्मानित वक्तागणों को मैं अत्यंत कामनाएं देना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा नीति 2020 पर आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सामयिक विषय पर और एक शुभ दिन पर, जो प्रासंगिक दिन है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और अब तक जो विचार व्यक्त किए हुए हैं वह शिक्षा नीति पर काफी प्रकाश डालते हैं। और इस संदर्भ में मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने के पहले पुनः डॉक्टर सुधा पांडे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था के से जुड़ी हुई हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से काफी वर्षों से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक उच्च शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रश्न है, यह इसका जो मुख्य गोल है या उद्देश्य है, यह बताया गया है पॉलिसी में कि द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशनल सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकेंड टू नन with equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. Second to none जो क्लॉज है उससे श्रेष्ठता और गुणवत्ता इंगित की गई है, यानी विश्व में हमारी शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठतम हो, यह इसका उद्देश्य है। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब समता मूलक या समानता से है। सामाजिक या आर्थिक स्थिति से शिक्षा की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी, यह इस नीति का उद्देश्य है। और जैसा प्राचार्य जी ने कहा,
डॉक्टर सुधा पांडे ने, कि अमीर और गरीब के बीच में जो शिक्षा व्यवस्था में अंतर है उसे यह पाटने का प्रयास करेगी। यह पॉलिसी जो पुरानी 1986 की शिक्षा नीति थी, 34 साल पुरानी, उसे यह रिप्लेस करेगी और इसे राष्ट्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अपनी मंजूरी दे दी। यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वह ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में। 7 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में, जो कि यूजीसी हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य करंट और फ्यूचर जनरेशंस को दोनों को ध्यान में रखता है। यह फ्यूचर रेडी शिक्षा व्यवस्था जनरेट करता है। जो भारतवर्ष में हम लोगों ने अब तक देखा है कि सब शिक्षित हो, इस दिशा में हम लोग काफी अग्रसर हो गए हैं। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता दर बहुत कम थी, अभी भी विभिन्न राज्यों में और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानताएं हैं, परंतु अब यह स्थिति आवश्यकता महसूस होने लगी थी कि हम इस शिक्षा नीति एक नई ले आए जिसमें भविष्य के प्रति एवं ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके प्रति आमूलचूल सुधार किए जाएं। तो अतः प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया कि यह फ्यूचर रेडी सिस्टम है और इसमें फोकस जो है यानी ध्यान केंद्रित किया गया है नेशनल वैल्यूज और नेशनल गोल्स पर, यानी राष्ट्रीय मूल्य और राष्ट्रीय उद्देश्यों पर हम ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। इस शिक्षा नीति में होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन यानी समग्र, अंतर्विषयी और भविष्यमुखी शिक्षा का ध्यान रखा गया है और इसका उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन हम समाज के सभी वर्गों को प्रदान करें, जिसमें विशेष रूप से इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर रीच इन एजुकेशनल सिस्टम। अभी कोरोना जब से चल रहा है महामारी, तो स्कूल कॉलेज पिछले 6 माह से बंद है और यह चीज बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, यदि उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है तो वह ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में भाग लेने में उन्हें असुविधा हो रही है, वंचित हो जा रहे हैं। तो यहाँ जो ये क्लॉज है, इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर रीच, यानी जो तकनीकी का प्रयोग है वह समता मूलक हो और बेटर रीच यानी समाज के हर वर्गों को सुलभ, सस्ते और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो। यह इस शिक्षा नीति में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा कि इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा नीति में जो नामचीन या प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. कस्तूरीरंगन ने इस शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में किया था और 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय कैबिनेट से यह पास हो गई और इसके बीच में एक इलेबोरेट यानी बहुत ही लंबी चौड़ी कंसल्टेशन प्रोसेस हुई, जिसमें आप सभी ने भी हिस्सा लिया होगा। काशी विद्यापीठ से हम लोगों ने भी हिस्सा लिया। समस्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, शिक्षाविदों से, छात्रों से, समाज के हर वर्ग के बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे गए थे कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें हम जो चीजें सुझाई गई हैं उनमें और क्या सुधार किया जाए, जिसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाए। तो इसे जो फाइनल किया गया है इसमें भविष्यमुखी शिक्षा पर ज्यादा जोर है और यह हम कह सकते हैं कि यह एक प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट है और यह वर्तमान राष्ट्रीय, सामाजिक और तकनीकी संदर्भ में इसे परिष्कृत किया गया है और फिर अंतिम रूप दिया गया है। इसमें विशेष रूप से तकनीकी प्रगति पर और उपलब्धता पर इसलिए बल दिया गया है कि हम राष्ट्रीय एवं वैश्विक जो स्तर हैं या स्टैंडर्ड हैं उन्हें तभी प्राप्त कर पाए जब हम तकनीक का स्तर उच्च रखेंगे। इसमें यह बात भी कही गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा, अब मैं चूंकि इस विषय की हूँ, मैं इस पर थोड़ा सुझाव बताना चाहूंगी कि विगत 10 वर्षों में इन 3 क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं और हम यह कह सकते हैं कि जो 4 स्तंभ हैं
तकनीकी के, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन सब शामिल है। यह 4 स्तंभ रहे हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग। और अभी जैसे हम यही कार्यक्रम कर रहे हैं, इनमें क्लाउड कंप्यूटिंग का हम लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि सबके पास जो स्मार्टफोन या एक कंप्यूटर का लघु रूप है, उससे हम किसी सर्वर से, जो दूरस्थ सर्वर, जैसे हम रिमोट सर्वर कहते हैं, उससे जुड़ रहे हैं, और वहां से रियल टाइम कम्युनिकेशन में हमारे वीडियो, ऑडियो न केवल रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस सर्वर के पास जा रहे हैं, और जितने लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके पास रियल टाइम में अच्छी गुणवत्ता के साथ पुनः प्रसारित किए जा रहे हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा, या भविष्य में बहुत से अनस्किल्ड जॉब्स, यानी ऐसे जॉब्स जिसके लिए किसी विशेष शिक्षा या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उनको रिप्लेस कर देंगे, और मशीनें और रोबोट्स इन काम को करने लगेंगे। तो इसलिए अब बहुत आवश्यकता है कि भविष्य के दुनिया में, भविष्य के समाज में हम स्किल्ड जॉब्स प्रोड्यूस करें, जिसमें विशेष ट्रेनिंग और एजुकेशन हो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के क्षेत्र में, और इसके साथ हम जोड़ें मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज अक्रॉस साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। तो हमें ध्यान देना है भविष्य के स्किल्ड छात्र और रोजगार के योग्य अपने छात्रों को तैयार करने में, कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें कि गणित, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में उनकी क्षमता उच्च स्तरीय हो, और उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी हम योग्यताएं दें साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप हुआ है, जो कि ध्यान रखेगा कि समग्र शिक्षा जगत में हम फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और टेक्नोलॉजीज की उपलब्धता इसको सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यह एनसीटी और एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर बहुत ही प्रासंगिक और नए पाठ्यक्रमों का विकास करेगा, जिन्हें एक कंटिन्यूअस तरीके से सुधारा जाएगा और लागू किया जाएगा। अब इस नई शिक्षा नीति में तकनीकी का समावेश तो किया ही गया है, और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स यानी मानविकी और कला के विषयों का भी जो छात्रों में, चूंकि लचीली शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है और विभिन्न संकायों में जो पार्टीशन है समाप्त हो जाएंगे, तो मानविकी और कला के विषयों के प्रति जो रुझान या उनकी डिमांड बढ़ेगी। और यह इसलिए ध्यान में रखा गया है कि भविष्य का जो भारत है, यह डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, और अभी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भविष्य में यह आशा की गई है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। और नई शिक्षा नीति के जो की गोल्स हैं, यानी जो मुख्य उद्देश्य हैं, यह है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% तक हो। अभी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में शिक्षा पर जो आउटले है वह जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, इसे बढ़ाया जाना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भविष्य में 100% तक आ जाए, और सभी समाज के सभी छात्र, सभी जो बालक और बालिकाएं हैं, उनका स्कूल में एनरोलमेंट हो, और हायर एजुकेशन में कम से कम 50% हमारे जो छात्र हैं वह उनका एनरोलमेंट हो, और यह लक्ष्य रखा गया 2035 तक। इसके साथ ही अनेक तरह के जो प्राधिकारी हैं, मेडिकल शिक्षा के लिए अलग, तकनीकी शिक्षा के लिए अलग, और एजुकेशन के लिए अलग, जैसे एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सबको मर्ज करके एक अकेला प्राधिकारी, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, इसका विकास किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। डिग्री कोर्सेज में अनेक स्तरों पर छात्र प्रवेश ले सकेंगे, और यदि उनकी व्यक्तिगत या नौकरी की आवश्यकताएं होंगी तो वह लचीले तरीके से अपनी पढ़ाई छोड़कर
जॉब रिज्वाइन कर सकते हैं और बाद में अपनी पढ़ाई पर लौट सकते हैं। एमफिल की व्यवस्था अब समाप्ति कर दी गई है और सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस हो, जिस दिशा में हम नीट और जेई के हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जेई की परीक्षा से सिर्फ आईआईटीज में एडमिशन नहीं होता। यह जेई की परीक्षा का जो स्कोर है उससे लगभग सारे तकनीकी कोर्सेज में प्रवेश लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कैट के स्कोर से सारे आईआईएम में नहीं, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे देश उस तरफ बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति में यह विजन रखा गया है कि सारे विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो और अपने स्कोर पर छात्र अनेक प्रकार की परीक्षाओं देने के बोझ से मुक्त हो जाए और उस कोर्स से किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके। इसके साथ ही जो कंपटीशन है वह बढ़ा दिया गया है और टॉप 10 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को सरकार अनुमति देगी, वह चाहें तो भारतवर्ष में ही अपना कैंपस सेटअप कर दें। तो इससे दो तरफा फायदा होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक या स्थानीय विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं वह छात्रों को आकर्षित करने के लिए बाध्य होंगे कि अपना स्तर वैश्विक स्तर पर लाएं और जो हमारे छात्र बहुत पैसा खर्च के उनका लोन लेकर या गार्जियन का बहुत ही ज्यादा धन व्यय होता है, वह विदेश में पढ़ने जाते हैं, वह उस व्यवस्था को अपने देश में ही प्राप्त कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 सिस्टम से रिप्लेस किया गया है, जिसमें 12 वर्ष की स्कूलिंग 10+2 को रिप्लेस करके 12 वर्ष की स्कूलिंग और 3 साल की प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी स्तर पर की गई है। एकेडमिक स्ट्रीम्स में जैसा सबने बताया पहले भी कि जो रिजिड पार्टीशन है वह हटाकर उसको लचीला कर दिया गया है। छात्र चाहे तो अनेक संकायों से अपना मनचाहा विषय ले सकता है। पांचवी सबसे अच्छी बात इसकी है जो सुझाव अब लागू होगा कि 5वीं कक्षा तक स्थानीय मातृभाषा में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी और यह मेरी समझ से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कि जितने मेधावी छात्र हैं जो बाद में हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं और वह स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी माध्यम में जब उच्च शिक्षा में आते हैं तो उन्हें एक असुविधा महसूस होती है। तो 5वें दर्जे तक यदि वो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन्हें बहुत सुविधा होगी अपनी मेधा विकसित करने में और एक नई भाषा उन पर थोपी जाए उससे उन्हें जो असुविधा होगी वह दूर हो जाएगी। लर्निंग आउटकम्स पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें प्रोग्रेस कार्ड होगा छात्रों का और प्रत्येक छात्र की उसकी क्षमता के हिसाब से ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा जो हाइलाइट्स और हैं हायर एजुकेशन के लिए वह फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्रिएटिव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और जो स्नातक पाठ्यक्रम है वह 3 से 4 वर्षों का, जिसे स्नातकोत्तर करना होगा वो 4 वर्ष की डिग्री प्राप्त करेगा और जिसे सिर्फ स्नातक की डिग्री लेनी है वह 3 वर्ष में निकल सकता है। क्रेडिट्स व्यवस्था लागू की जाएगी और ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स बहुत आसान होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज आईआईटी और आईआईएम्स की तर्ज पर विकसित की जाएंगी जो वैश्विक स्तर लागू करेंगी और विशेष रूप से रिसर्च पर ध्यान देंगे। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह की जो केंद्रीय संस्थाएं हैं वह सारी चीजों को केंद्रीकृत और बहुत ही आसान बनाएंगी शिक्षा व्यवस्था के लिए। कॉलेजों का जो एफिलिएशन है इस शिक्षा नीति में यह विजुअलाइज किया गया है कि 15 वर्षों में हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की व्यवस्था समाप्त करके कॉलेजेस को ज्यादा स्वायत्तता देंगे, जिससे कि जो कॉलेज बड़े हैं वह या तो ऑटोनोमस स्टेटस प्राप्त कर सके अथवा वो विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यानी जो विश्वविद्यालय के साथ एफिलिएटेड ना हो उनका हिस्सा हो वह संयुक्त महाविद्यालय बन जाए। और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ उच्च शिक्षा में इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ है और सभी लोग बहुत आशान्वित हैं
कि भविष्य में हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन और सुधार होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों ही स्थापित की जा सकेगी। तो इसके साथ ही मैं वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस कार्यक्रम में जो वक्तागण हैं वह विभिन्न पहलुओं पर और शिक्षा के विभिन्न सुधारों पर अच्छा प्रकाश डालेंगे और इससे इस नीति पर छात्रों की और शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने में सहायक होंगे। धन्यवाद। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैम हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।